Hello everyone and welcome to Gyan Mimamsa YouTube channel. Today is 7th August 2026 and in this video we will be discussing today's most important news articles. So let's start. So it's our first article, The Challenge for School Consolidation, Balancing Access and Quality Education. इससे मिलता जुलता आर्टिकल हमने कुछ दिनों पहले भी देखा था कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो है वो नियरली अगर हम देखें 94,000 गवर्नमेंट स्कूल जो है वो क्लोज हो चुके थे। ये हमने कुछ दिनों पहले भी आर्टिकल पढ़ा था, इस तरीके का आर्टिकल। तो क्योंकि अब गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसमें शिफ्ट देखने को मिला है। वो कैसा शिफ्ट है? लाइक पहले जो पॉलिसीज़ थी वो किस तरीके से थी कि नेबरहुड स्कूल्स हो। नेबरहुड स्कूल पर ज़ोर दिया जाता था, ऐसा क्यों? ताकि बच्चों को जो है स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें स्कूल का एक्सेस मिल सके। बट अब शिफ्ट किस तरफ हो रही है पॉलिसी? स्कूल कंसोलिडेशन पे। स्कूल कंसोलिडेशन पे जो है नई पॉलिसीज़ के बाद स्कूल कंसोलिडेशन या मर्जर पे जो है ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा कर रहे हैं ताकि क्वालिटी एजुकेशन मिले, एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ हो। तो पहले हमारा मोटिव होता था, हमारी जो पॉलिसीज़ था उसका मोटिव होता था कि नेबरहुड में ही स्कूल हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक्सेस मिले। और अब जो पॉलिसी में शिफ्ट देखा जा रहा है, जो पॉलिसी में न्यू शिफ्ट देखे जा रहे हैं, उसमें ऐसा देखा जा रहा है कि स्कूल कंसोलिडेशन एंड मर्जर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़े, एफिशिएंसी जो है एजुकेशन की वो बढ़े। तो इस टाइम पीरियड पे ये चेंजेस जो है हम देख सकते हैं। इसी के साथ-साथ एक रिपोर्ट आई है यूडीआईएसई की, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। तो इसकी एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जैसे स्कूल से अगर हम डेटा को कंपेयर करें तो 14-15 में अराउंड 15.16 लाख स्कूल में बच्चे जाते थे, बट ये 2024-25 में जो है कम होते हुए दिखाई दिया। अगर हम इसका देखें तो इसमें चेंजेस जो है बच्चे कम हुए हैं, गवर्नमेंट स्कूल में तो और ज़्यादा कम हुए हैं और बच्चों का स्कूल में एनरोलमेंट जो है वो भी हमें कम देखने को मिला है। बस इसमें जो टीचर्स थे, जो टीचर्स का रेशो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो इन सारी चीज़ों से हमें क्या पता चल रहा है कि स्कूल स्पेसिफिकली जो गवर्नमेंट स्कूल है वो बहुत ज़्यादा उसमें जो बच्चों का एनरोलमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है। अब इसी के साथ-साथ क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का एनरोलमेंट कम हुआ है, तो जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल की अगर गवर्नमेंट एनरोलमेंट की अगर हम बात करें, तो प्राइवेट जो अनएडेड स्कूल है, जिसमें गवर्नमेंट कोई भी हेल्प नहीं करती, प्योरली अगर प्राइवेट है, तो उसमें एडमिशन्स जो है, उसमें जो एनरोलमेंट है, वो बढ़ा है। और इस डेटा से हमें क्या पता चला कि जो पीपल टीचर रेशियो है, पीटीआर है, वो इंक्रीज़ हुआ है। इट मीन्स टीचर जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं हर बच्चे से। और क्या ये डेटा रिवील करता है? ये डेटा और ये चीज़ें भी रिवील करता है, जैसे जो डेमोग्राफिक ट्रांज़िशन है, वो भी देखने को मिला है। जो इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट है, उसमें भी कमी आई है। जो हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो अराउंड 2.0 है, जो रिप्लेसमेंट लेवल था 2.1 उससे भी कम है। दिस इज़ द रिप्लेसमेंट लेवल, उससे भी हमारा जो टीएफआर है वो कम देखने को मिला है। फर्स्ट हम ये कह सकते हैं। सेकंड हम कह सकते हैं कि जो पेरेंट्स हैं, पेरेंटल प्रेफ़रेंस जो है वो चेंज हुआ है। पेरेंटल प्रेफ़रेंस चेंज होने में हमने देखा कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें एडमिशन ज़्यादा, उसमें एनरोलमेंट जो है ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब जो पेरेंट है वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को अच्छी क्वालिटी, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करे, उनके पास स्पोर्ट्स में भी
डेवलपमेंट करने का मौका मिले, वो एजुकेशन में भी अच्छे हो और जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स है या वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो रही है गवर्नमेंट स्कूल में, तो इसलिए जो पेरेंटल प्रेफ़रेंस है वो भी चेंज हो रहा है और वो प्राइवेट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे अगर और क्या प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से ये स्कूल में जो नंबर्स है, गवर्नमेंट स्कूल में जो नंबर है एनरोलमेंट नंबर वो कम होते जा रहे हैं। जो बहुत सारे स्कूल्स हैं, थाउज़ेंड्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल स्पेसिफिकली, उसमें सिंगल टीचर है या फिर उसमें बहुत ही हैंडफुल बच्चे हैं, हैंडफुल स्टूडेंट्स हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या आती है? इस सिचुएशन में डिफिकल्टीज क्या होती है? फर्स्ट जो मान लीजिए कि सिर्फ सिंगल टीचर है एक स्कूल में और ज्यादा बच्चे नहीं, हम सपोज करते हैं कि एक स्कूल है उसमें 50 से 60 जो है बच्चे हैं सिर्फ, और उसके लिए उन बच्चों के लिए सिर्फ 2 टीचर्स है। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या आएगी? इसमें प्रॉब्लम आएगी कि ग्रेड वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आएगी कि कौन से बच्चे किस ग्रेड में पढ़ेंगे। मान लीजिए कि 5th क्लास के बच्चे, उसमें सिर्फ 4 बच्चे, 6 में 10 बच्चे हैं, बट टीचर्स जो है वो कंपैरेटिवली जो है बहुत कम है। फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो पढ़ाई है, उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। स्पोर्ट्स, साइंस, इन सब चीज़ों पे भी कम ध्यान दिया जाएगा क्योंकि टीचर कम है एंड बच्चे भी कम है। दोनों टीचर्स का भी रेशो कम है और बच्चों का भी रेशो कम है। क्योंकि एक टीचर मान लीजिए एक ग्रेड के 30-40 स्टूडेंट्स को या अगर हम अप्रॉक्स माने 30 स्टूडेंट्स को जो है पढ़ा सकती है। बट एक टीचर 50-60 स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकती जब वो अलग एज के है, अलग ग्रेड के है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है देखने को मिल रही है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए? और इसी के साथ-साथ अगर हम मर्जर की बात करें, जैसे स्कूल्स को मर्जर करने की बात कर रहे हैं, जिससे ड्रॉप आउट रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। इससे आरटीई पे भी असर पड़ रहा है, राइट टू एजुकेशन पे भी असर पड़ रहा है क्योंकि मर्जर इतने ज़्यादा हो रहे हैं, बच्चों को एक्सेस ही नहीं मिल रहा है स्कूल का। देन उन बच्चों की सेफ्टी का भी कंसर्न है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। ट्रांसपोर्ट का भी इश्यू है क्योंकि ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। टियर 1 टियर सिटीज़ में तो है बट जो रूरल एरिया है, विलेजेस है, वहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ जो है नहीं प्रोवाइड हो रही है, जिससे ड्रॉप आउट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। स्पेसिफिकली हम देखें जो अंडर प्रिविलेज्ड क्लास से बच्चे आते हैं, स्पेसिफिकली अगर गर्ल्स की बात करें, तो उन्हें सेफ्टी का कंसर्न होगा, तो वो इतने दूर-दूर स्कूल्स में नहीं जाएँगे इन मर्जर्स की वजह से। एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? एजुकेशन का मेन पर्पस होना चाहिए कि बैलेंस एक्सेस बना के चले। क्वालिटी भी आए, एफिशिएंसी भी आए और एक्सेस भी मिले। एक्सेस भी मिले, क्वालिटी भी मिले एंड एफिशिएंसी भी बच्चों की भी एंड टीचर्स की भी बढ़ती हुई दिखाई देनी चाहिए। इक्विटी में भी बिलीव रखना चाहिए। क्वालिटी की हमने बात करी एंड एफिशिएंसी। तो ये सारे जो है हमें लेके चलने चाहिए एजुकेशन के लिए। हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो लेके चलनी है। क्योंकि हम फाइनेंशियल बर्डन कम करने के लिए, गवर्नमेंट अपना फाइनेंशियल बर्डन कम करने के लिए या फाइनेंशियल कॉस्ट कम करने के लिए स्कूल्स को क्लोज करना, जो राइट टू एजुकेशन है वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे। हम फाइनेंशियल कॉस्ट बचाने के लिए स्कूल क्लोज नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं इन सारी चीजों के लिए? सपोज कि बहुत छोटे स्कूल्स है, बहुत कम बच्चे हैं, हैंडफुल ही बच्चे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हम मर्जर कर रहे हैं तो हम ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। देन मान लीजिए जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो नियर विलेजेस ही बनाएं और जो अपर प्राइमरी सेक्शंस है, अपर प्राइमरी स्कूल्स है, उसको बड़ा बनाए, उसे कंसोलिडेट करे एक बिग स्कूल में जिसमें सारी फैसिलिटीज जो है वो पूरी हो। तो ये सारी चीजें देखने हैं। ऑथर ने हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं किस वजह से हम ये ड्रॉप आउट रेट जो है वो कम कर सकते हैं। एंड जो यूडीआई एससी की रिपोर्ट है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, इसकी जो रिपोर्ट है हम उसे कोट कर सकते हैं हम अपने मेंस के एग्जाम में। तो ये भी याद रखेंगे, इस बॉडी ने ये सारी चीजें जो है बताई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज गवर्नमेंट
टेक फंड, गवर्नमेंट ने डीप टेक फंड में जो है कुछ पैसा क्लियर किया है उसके बारे में। So the Research, Development and Innovation RDI fund with a corpus of 1 lakh crore rupees was created by government last year to provide collateral free, low cost, long term loans to private sector companies. इन कंपनीज को जो है कोलैटरल फ्री लो कॉस्ट लोन प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ने। और ये लोन क्यों प्रोवाइड किया है? ताकि एडवांस रिसर्च हो सके, इनोवेशन हो सके, डीप टेक सेक्टर्स में जो है काम हो सके, जैसे आर्टिफिशियल एआई में काम हो सके, क्वांटम टेक्नोलॉजी में काम हो, स्पेस टेक्नोलॉजी में काम हो, डिफेंस, रोबोटिक्स, एनर्जी, सेमीकंडक्टर, डिजिटल हेल्थ केयर, इन सब एरियाज में जो है काम करने के लिए ये फंड जो है एलोकेट किया गया है। और ये फंड किसके अंडर आया? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, दिस इज इम्पोर्टेंट, जो रिसेंटली स्टैब्लिश स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये क्यों ये फंड इसके लिए एलोकेट किया गया है कि ताकि ये सारे रिसर्च में इन सारे रिसर्च एरिया में जो है काम हो सके, पैसे इसलिए एलोकेट किए गए हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए पैसे एलोकेट किए गए हैं और बहुत सारी कंपनी को इस फंड से जो है पैसे मिले हैं ताकि अ, इन सारे एरियाज में जो है काम कर सके। प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे? आर्टिकल किस बारे में? आर्टिकल इस बारे में है कि गवर्नमेंट ने एक फंड लॉन्च किया, फंड दिया और वो कंपनीज के बीच में बांटा गया। बट इसमें क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखा गया। मान लीजिए जिन कंपनीज को सिलेक्ट किया गया था कि इन्हें इस एरिया में इस काम के लिए इतना फंड दिया जाएगा, तो उसमें बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे। मान लीजिए कि मीटिंग हो रही है और इसमें हमें डिसाइड करना है कि किस कंपनी को कितना पैसा देना है। तो उस कंपनी से रिलेटेड ही जो मान लीजिए एक्स कंपनी है और एक्स कंपनी का जो मेंबर है वो ही इस पैनल में बैठा है, ये वो ही इस कमिटी में बैठा है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखे जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो किसी को फेवर करने के लिए करे। मे बी ये कंपनी उतनी डिजर्विंग है, मे बी वो कंपनी इतना काम करना चाहती है इस एरियाज में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहती है, बट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है देखे गए क्योंकि इसी कंपनी का जो एक मेंबर था वो इस कमिटी में भी इन्वॉल्व था। तो इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है देखा गया। अब इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हटाने के लिए या कम करने के लिए बताया गया कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, इसके लिए रेक्यूजर रखना चाहिए। इट मीन्स कि जो कंपनी है और जो कंपनी से रिलेटेड लोग हैं उनको अलग रखना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। या फिर लोगों ने या फिर ये सजेशन मिले कि जो सिलेक्शन कमिटी है वो पार्ट ही नहीं होने चाहिए। मान लीजिए कि अगर किसी कंपनी एक्स कंपनी है, उस मेंबर को इस सिलेक्शन कमिटी में पार्ट ही नहीं लेना चाहिए। या फिर ऐसा कहा गया कि जो थर्ड पार्टी ऑडिट का हमें यूज करना चाहिए कि कोई और थर्ड पार्टी आके ये सारी कमेटी के सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करे और किस कंपनी को कितना फंड जाना है ये करे। और दूसरा, ट्रांसपेरेंसी भी रखे ताकि पब्लिक को भी पता चले, पब्लिक के पास भी पूरी इंफॉर्मेशन हो कि ये सारा जो फंड है वो कहाँ कहाँ जा रहा है। तो इस आर्टिकल में ये थोड़ा मेंस पर्सपेक्टिव से आप याद रख सकते हैं, बट आर्टिकल में हमें क्या याद रखना है? फर्स्ट ये एरियाज याद रखने हैं कि कहाँ कहाँ पे ये फंड जो है वो यूज होगा। देन जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, एक ये स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो ये हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल इज डिस्पाइट राइजिंग रोड फैटेलिटीज ओनली 813 गुड समैरिटियन रिवॉर्डेड इन 5 years। देखिए, जो डेथ है, रोड फैटेलिटीज है, रोड पे जो डेथ हो रही है क्योंकि उन्हें मेडिकल फैसिलिटी जो है नहीं मिल रही है अब जब एक्सीडेंट हो जाता है, उस बारे में ये जो आर्टिकल है। तो फैटेलिटीज, रोड फैटेलिटीज तो जो है बड़ी है, बट जो गुड समैरिटियन रिवॉर्ड है, गुड समैरिटियन रिकॉर्ड्स जो है वो सिर्फ 813 है। गुड समैरिटियन रिवॉर्ड में क्या आता है? मान लीजिए कि रोड पे किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो उस टाइम पीरियड पे जो वॉलंटरी करके उस पर्सन को जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसे हॉस्पिटल ले जाता है ताकि उसकी जान बच सके,
उसे गुड समैरिटन कहते हैं और गवर्नमेंट ने ये जो रिवॉर्ड है वो दिया गया है ताकि रोड पे अगर कोई एक्सीडेंट हो तो लोग उसे हॉस्पिटल पहुंचा सके जिस पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है। तो वो जो अवार्ड है वो सिर्फ 5 इयर्स में 813 अवार्ड ही देखने को मिले हैं। अब देखिए जब भी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए जो 60 मिनट होते हैं या फिर 1 आवर जो होता है वो बहुत क्रूशियल होता है। अगर उस एक्सीडेंट के बाद उस वन विद इन 1 आवर जो है उसे हॉस्पिटल में लेके जा लेके जाया जा सके और उसको ट्रीटमेंट करा सके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है ताकि उसकी जो जान है वो बच सके। तो इसलिए इसे हम गोल्डन आवर भी कहते हैं, जो 60 मिनट का होता है। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम या जो रिवॉर्ड है उसकी बात करें, राहवीर स्कीम लॉन्च की थी। ये लॉन्च की थी 2021 में अक्टूबर में लॉन्च की गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ये लॉन्च क्यों की थी ताकि जो ये गुड समैरिटन है वो बढ़े। इसमें क्या होता है, इसमें रिवॉर्ड मिलता है अराउंड 25,000 का। जो पहले 5,000 देते थे अब उसे रिवाइज करके 25,000 कर दिया, ये कैश मनी है। इसमें क्या होता है, जो एक्सीडेंट विक्टिम्स है उसे हॉस्पिटल लेके गए गोल्डन आवर में। गोल्डन आवर मतलब 1 आवर का जो क्रूशियल पीरियड होता है उसमें अगर लेके जाएगा कोई तो उसे ये अवार्ड जो है वो मिलेगा। अगर हम डेटा की बात करें तो गुड समैरिटन का जो अवार्ड है अभी तक सिर्फ 1813 अवार्ड जो है वो दिए गए हैं इन 5 सालों में। अगर हम डेटा कंपेयर करें 2021 से 2026 का तो इतने ही अवार्ड जो है अभी तक दिए गए हैं। जो स्टेट है जिन्होंने टॉप किया है इन अवार्ड्स में, गुड समैरिटन का जो अवार्ड था वो था राजस्थान, बिहार, यूपी, एमपी। ये कुछ स्टेट्स थे जिन्होंने टॉप किया है। बट कंसर्न की बात ये है जहाँ पे सबसे ज्यादा ये रोड फैटेलिटीज देखी जाती है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, वहां से जीरो बेनिफिशियरी देखे गए हैं इस अवार्ड के। तो ये कंसर्न की बात है। अगर हम नीति आयोग एक रिपोर्ट बताता है जिसमें एम्स इमरजेंसी केयर रिपोर्ट है, एम्स इमरजेंसी केयर रिपोर्ट 2021 का, वो बताता है कि नियरली 30% जो पेशेंट होता है या 30% जो डेथ्स होती है वो रिलेटेड टू डिले है। जब भी रोड एक्सीडेंट में देखा जाता है तो 30% इसलिए डेथ होती है क्योंकि उन्हें समय पे इलाज नहीं मिलता, उन्हें टाइम पे मेडिकल फैसिलिटीज जो है नहीं मिलती। इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी डायरेक्टिव इशू किए थे गुड समैरिटन के लिए ताकि उनके राइट जो है वो रिकॉग्नाइज हो। अब देखिए ये सारी चीजें जो है कोई भी पर्सन वॉलंटरी करता है, बट क्योंकि इंडिया में इतनी अवेयरनेस नहीं है गुड समैरिटन के बारे में या फिर रोड फैटेलिटीज के साथ किस तरीके से डील करना है, उन्हें सबसे ज्यादा डर क्या लगता है, उन्हें पुलिस प्रोसीजर्स का डर रहता है। इसलिए क्योंकि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि कौन कौन सी चीजें से हम डील कर सकते हैं या हम पुलिस प्रोसीडिंग में बहुत ज्यादा जो है फंस नहीं सकते, ये सारी चीजें हमें पता नहीं है। एज अ कॉमन मैन लोगों को अवेयर नहीं है, तो वो पुलिस प्रोसीजर से डरते हैं कि पुलिस जो है उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाएगी, उनसे बहुत सारी पूछताछ करेंगी, वो पूछेंगी कि आप इस पर्सन से कैसे रिलेटेड है। बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स देखी जा रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है ये इसके लिए डायरेक्टिव रिकॉग्नाइज किए ताकि जो गुड समैरिटन है उनके राइट भी रिकॉग्नाइज हो और वो इन सारी चीजों से डरे ना, पुलिस प्रोसीडिंग्स नहीं होगी, जो लीगल हैसल है उससे डर लगता है। और जो हॉस्पिटल्स, मान लीजिए कि किसी का एक्सीडेंट होता है तो उन्हें ऐसे लगता है कि अगर उन्हें वो हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो उसका जो बिलिंग होगा वो सारा जो है उस पर्टिकुलर पर्सन को या गुड समैरिटन को लेके जाना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों की अवेयरनेस जो है हमें लेके आने की जरूरत है कि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो आपके लिए आप किसी भी कंडीशन में आपको पुलिस प्रोसीडिंग्स में नहीं जाना पड़ेगा। ये सारी चीजें क्योंकि वॉलंटरी है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता।
पुलिस आपको फ़ोर्स नहीं कर सकती इन सारी चीज़ों के लिए कि आप पुलिस स्टेशन आए या फिर आप बताएँ आप इनसे कैसे रिलेटेड है, आपको कहाँ मिले। बट जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपसे पूछ सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें भी वॉलंटरी बेस होगी, आपको कोई फ़ोर्स नहीं कर सकता इन सब चीज़ों के लिए। तो अगर हमें जो गुड समैरिटियंस है उनको इनकरेज करना है कि आप या फिर किसी भी पर्सन को हमें इनकरेज करना है कि अगर किसी रोड में ये सारी प्रॉब्लम देखी जा सकती है तो गोल्डन आवर में आप हॉस्पिटल्स लेके जाए। इससे कितने सारे लोगों की जो है जान बच सकती है और फिर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स आप पे नहीं होगी, कोई पुलिस प्रोसीडिंग्स आप पे नहीं होंगी। ये सारी चीजें जो है बताने की अवेयरनेस को बताने की जरूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल इज एक्सीडेंट प्रोन रोड गूगल मैप्स टू सेंड अलर्ट सून। ये जो आर्टिकल है वो पीपीटी से रिगार्डिंग है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो एक कोलैबोरेशन देखा गया है बिटवीन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, ये गवर्नमेंट की साइड से, एंड गूगल इंडिया एंड मैप माई इंडिया, जो एक प्राइवेट टेक प्लेटफॉर्म है। इनके बीच में एक कोलैबोरेशन देखा गया है प्लेटफॉर्म। तो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है देखी गई है। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और गूगल इंडिया मैप माई इंडिया ने एक कोलैबोरेशन किया है। इस कोलैबोरेशन के साथ जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है और वो क्या करती है, गूगल मैप मैप की हेल्प से जो एक्सीडेंट प्रोन जोन्स है, जहां पे ज्यादा एक्सीडेंट होते हुए दिखाई देते हैं, जहां पे डेटा दिखाता है कि काफी ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं एक्टिव एक्सीडेंट प्रोन जोन्स में, जैसे ब्लैक स्पॉट्स। तो इसमें क्या होगा, गूगल मैप की हेल्प से जब भी कोई मान लीजिए व्हीकल चल रहा होगा तो उन्हें रियल टाइम अलर्ट मिलेगा कि ये जो मोड है या फिर ये जो रोड है यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंटली एक्सीडेंट होते हैं, या फिर अगर हम ओवर स्पीडिंग करेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है यहाँ पे। ये प्रॉब्लम्स देखी जा सकती है, तो रियल टाइम अलर्ट्स जो है वो दिया जाएगा। देन स्पीड लिमिट की भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि इस रोड पे आप इतने स्पीड लिमिट में चल सकते हो या फिर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी जो है दी जाएगी। उसी के साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी चीजों को लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव है कि रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग हो, ताकि जो रोड एक्सीडेंट है वो कम होते हुए दिखाई दे। रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग जो है देखी जाए, ताकि लोगों को भी पता चले कि ठीक है ये वाला जो एरिया है यहाँ पे स्पीड लिमिट में रह के करना है, व्हीकल जो है चलानी है हमें रियल टाइम, क्योंकि पता चल जाए कि यहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज नहीं करनी, स्पीड लिमिट को कंट्रोल करना है। बहुत सारे ऐसे टर्न आएंगे जिसमें जो सेफ्टी के साथ जो है व्हीकल को चलाना है। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, इसमें ई गवर्नेंस देखा गया, जिसमें टेक्नोलॉजी की हेल्प से पब्लिक सेफ्टी पे ध्यान दिया। तो हम इसे एग्जाम्पल के तरह भी यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का हेल्प लेके पब्लिक सेफ्टी देखा गया। देन इसमें प्राइवेट पब्लिक कोलैबोरेशन भी देखा गया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, इसमें बिहेवियरल इकोनॉमी दिखेगी। इट मीन्स कि सिर्फ लोग पेनल्टी से नहीं डरेंगे कि अगर हमने ओवर स्पीडिंग की, अगर या हमने कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किया, ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं किया तो हमें पेनल्टी लग जाएगी, ये नहीं। इसी के साथ साथ लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आएगी कि रियल टाइम अलर्ट से उनके अंदर ये अवेयरनेस आएगी कि हमें किस तरीके से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है जिससे सेफ्टी जो है वो इंश्योर हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव था दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का और गूगल इंडिया एंड मैप माई इंडिया के तरफ से कोलैबोरेशन था, जिसकी वजह से जो रोड सेफ्टी है अ, उसको ध्यान में रखते ये इनिशिएटिव जो है लिया गया है। ओके, सो नेक्स्ट आर्टिकल इज एक्सटेंडिंग क्रीमी लेयर्स टू SC and STs is a parliamentary cause, गवर्नमेंट टू टॉप कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है। अगर हम इसका कोर कॉन्सेप्ट देखें तो यहाँ पे डिफरेंस देखना है हमें
डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस एंड सोशल बैकवर्डनेस। देखिए, अगर जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बात है, तो ये टेम्परेरी फिनोमिना है, टेम्परेरी है। अगर किसी को अच्छी एजुकेशन मिले, वो अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़े, अच्छी जॉब करे, तो उसकी जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, वो खत्म हो सकती है। अगर कोई पैसे कमाए, अच्छी स्टडी ले, तो वो अपनी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो बेटर कर सकता है। बट सोशल बैकवर्डनेस में अगर हम देखा जाए, जैसे सोशली अगर हम देखें, अनटचेबिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स हिस्ट्री में हमने देखी है, कास्ट स्टिग्मा, तो सोशल बैकवर्डनेस के साथ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस तो आता ही है। इसी के साथ-साथ हम हिस्टोरिकली भी देख सकते हैं कि कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स जो है देखी जा रही थी। तो मनी से, सिर्फ इकोनॉमी अच्छे करने से या फिर किसी कम्युनिटी के पास अगर इकोनॉमिक अगर उसकी स्ट्रांग हो जाए, सिर्फ मनी के पावर से और सारी जो प्रॉब्लम है, सोशल बैकवर्डनेस जो है वो ऑटोमैटिकली डिसअपियर नहीं हो सकती है। तो एक पिटिशनर आए थे, उन्होंने कहा था कि जो वेल्दी इंडिविजुअल्स है अमंग एसटीज एंड एससीज, वेल्दी इंडिविजुअल है बिटवीन एससीज एंड एसटीज, और जिन्होंने ये बेनिफिट लिया है और जिनकी वजह से जो जिन्हें सही में जरूरत थी, मान लीजिए कोई फैमिली है वो एससी एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, बट क्योंकि उन्हें इतने बेनिफिट मिले हैं, वो वेल्दी बन चुके हैं, इकोनॉमिकली जो है वो स्ट्रांग बन चुके हैं। बट बहुत सारे और भी उसी कम्युनिटी में लोग हैं जो अभी भी इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग जो है वो नहीं हो पाया है। तो इस पे हमें क्रीमी लेयर जो है स्टैब्लिश करने की जरूरत है। बट गवर्नमेंट क्या आर्ग्यू करती है, गवर्नमेंट बोलती है कि जो एससीज एंड एसटीज, अगर इनकी बैकवर्डनेस की बात करें, तो सिर्फ ये मनी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, क्योंकि और भी सारे फैक्टर्स है, सोशली फैक्टर्स है, हिस्टोरिकल फैक्टर्स है, जो हमें खत्म करने के लिए अभी टाइम लगेगा। तो ये इस आर्टिकल का मेन कोर था कि सोशल बैकवर्डनेस एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस में फर्क होता है। किसी कम्युनिटी को सिर्फ इकोनॉमिकली वेल्दी बनाने से, इकोनॉमिकली अगर उसका बैकवर्डनेस हटा देंगे, उसको मनी दे देंगे, या फिर उसको इकोनॉमिकली अगर हम स्ट्रॉन्ग बना देंगे, तो इससे सोशल बैकवर्डनेस जो है वो खत्म नहीं होती है, डिसअपेयर नहीं होती है। मनी सिर्फ ऑटोमेटिकली डिसअपेयर नहीं करता है, क्योंकि बहुत सालों से ये सारी चीजें चलती आ रही है, तो उसे खत्म होने में टाइम लगेगा। तो ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ नहीं लग सकता। गवर्नमेंट और पिटिशनर का ये था, तो इसका कोर पॉइंट जो है यही है, यही समझेंगे, ज्यादा नहीं। इससे रिलेटेड कुछ केसेस है इंपॉर्टेंट, बट वो कोर पॉलिटी की जब हम क्लासेस लेंगे तब आप उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल इज गवर्नमेंट ओकेज 23,371 करोड़ गोवर्धन स्कीम। अब हम गोवर्धन स्कीम के बारे में देखेंगे। ये एक स्कीम है, इस स्कीम में क्या क्या इसके लिए जो है फंड एलोकेट्स किए गए हैं, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। अगर हम अगर इस स्कीम की फुल फॉर्म देखें, तो गैल्वेनाइज ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, तो ये इसकी फुल फॉर्म है गोवर्धन। इसका टारगेट क्या है, स्कीम का टारगेट या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है कि डोमेस्टिक कंप्रेस्ड बायोगैस जो है, सीबीजी जो है, उसका प्रोडक्शन 10 गुना करना है। उसकी प्रोडक्शन जो है 10 गुना करना है, और अराउंड 5,000 बायोगैस प्लांट्स जो है हमें बनाने हैं। तो ये टारगेट है। अब ये जो बायोगैस है, उसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल का यूज होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये स्कीम मोरओवर इंपॉर्टेंट है, हम नाम याद रखेंगे स्कीम का। ये स्कीम किससे रिलेटेड है, जैसे इसमें एग्रीकल्चर रेसिड्यू आ सकता है, जो एग्रीकल्चर के बाद या फिर जब हम
क्रॉप निकाल लेते हैं, उसके बाद जो रेसिड्यू बचता है उसमें यूज होगा। क्रॉप स्टबल, जो शुगर इंडस्ट्री का वेस्ट होता है, और जो म्युनिसिपल ऑर्गेनिक वेस्ट है, वो सारी चीजें जो है इसमें यूज होगी, जिससे हम बायोगैस जो है वो बनाएंगे। इवन कैटल डंग। इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, ये किस तरीके से यूज होगा? जो सीबीडी है उसकी ब्लेंडिंग होगी सीएनजी में, जो व्हीकल में यूज होगा, एंड पीएनजी में जो पाइप्ड गैस है उसमें यूज होगा। तो इधर सीबीजी की ब्लेंडिंग करने की बात की गई है, इसलिए इसके लिए जो है बायोगैस प्लांट्स बनाए जाएंगे और इसका प्रोडक्शन जो है वो 10x कर दिया जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा, क्या बेनिफिट होगा गवर्नमेंट को, फार्मर्स को? इससे क्या बेनिफिट है जो वो होता हुआ दिखाई देगा? फर्स्ट हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो इंक्रीज होगी, डीकार्बनाइजेशन होता हुआ हमें दिखाई देगा। देन हम कह सकते हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी, क्योंकि वेस्ट जो है, वेस्ट टू वेल्थ की तरफ हम जा रहे हैं, सेकुलर इकोनॉमी भी देखी जाएगी। देन वेस्ट मैनेजमेंट भी इससे अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि हम वेस्ट को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट कह सकते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं वेस्ट टू वेल्थ। इसी के साथ साथ जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है वो भी इंक्रीज होगी। तो ये सारे बेनिफिट्स जो है इस स्कीम से हो सकते हैं, गोवर्धन जो स्कीम है उससे हो सकते हैं। फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। बायोगैस सीबीजी जो है उसका प्रोडक्शन 10x बढ़ाने की बात की गई है। इसमें क्या रॉ मटेरियल या फिर फीड स्टॉक कौन कौन से यूज हो रहे हैं वो याद रखेंगे, और इसकी ब्लेंडिंग जो है सीएनजी एंड पीएनजी में होने वाली है, या अगर इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हम इन दो गैसेस में भी यूज करेंगे। और इंडिया के लिए और सर्कुलर इकोनॉमी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये याद रखें। देन नेक्स्ट आर्टिकल इज एथेनॉल पॉलिसी मस्ट काउंट इन वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉस्ट। इस आर्टिकल में हम एथेनॉल के बारे में देखेंगे। अगर हम थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट देखें इस आर्टिकल का, एथेनॉल ब्लेंडिंग का, E20 का, तो इंडिया का एक मेन इंपॉर्टेंट गोल था कि उसे E20 को अपनाना है अराउंड 2025 तक। तो ये गोल जो है वो फुलफिल हो चुका है E20, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं। अगर हम इसका ब्लेंडिंग प्रोसेस देखें, E20 का अगर हम ब्लेंडिंग प्रोग्रेस देखें, तो अराउंड 2013 के अराउंड अगर हम देखें तो इसकी ब्लेंडिंग सिर्फ 1.5% थी। बट अगर हम आज का सिनेरियो देखें या 2025 का सिनेरियो देखें तो अराउंड 20% है। E20 यहीं से आया है, 20% जो है हम ब्लेंडिंग में प्रोग्रेस कर चुके हैं। इससे इसका कंजम्पशन वैल्यू भी जो है इंक्रीज हुआ है। इंडिया को इससे इकोनॉमिक बेनिफिट क्यों हुआ? क्यों हमने E20 जैसे इंपॉर्टेंट चीजों को अपनी इकोनॉमी में शामिल किया? क्या ऐसे इंपॉर्टेंट रीजंस थे? तो क्या बेनिफिट हुए हमें E20 से? फर्स्ट हम कह सकते हैं कि जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है, क्योंकि हम बहुत क्रूड ऑयल पे इंपोर्ट पे ही जो है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स पे ही डिपेंडेंट है। क्रूड ऑयल इंपोर्ट जो है कम होता हुआ दिखाई दिया है E20 की वजह से। देन रूरल इकोनॉमी जो है वो बूस्टअप होती हुई दिखाई दी है। देन जो एनर्जी बास्केट है, इंडिया की जो एनर्जी बास्केट है वो भी डाइवर्सिफाई हुई है। इसमें भी डाइवर्सिफिकेशन जो है हमने देखी है। तो ये कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट भी जो है E20 से हुए हैं। देन एक टर्म है EROEI, इट मींस एनर्जी रिटर्न ऑन एनर्जी इन्वेस्टेड। एनर्जी रिटर्न ऑन एनर्जी इन्वेस्टेड, इट मींस कि जितनी हम एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या हमें उतना ही रिटर्न मिल रहा है? क्योंकि मान लीजिए कि अगर हम E20 बना रहे हैं तो उसके लिए भी हमें
प्रोसेस जो है वो करना पड़ता है। जैसे अगर हम शुगरकेन की बात करें तो वो हमें डायरेक्टली एथेनॉल तो नहीं प्रोवाइड करेगा, हमें प्रोसेसिंग जो है वो करनी पड़ेगी। तो हमें ये देखना है कि जितना हमें एनर्जी मिल रही है, उसकी परसेंटेज ज़्यादा है या फिर हम उस एनर्जी को बनाने में ही बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम शुगरकेन की बात करें हम, 2 तरीके से हम एथेनॉल ब्लेंडिंग देख सकते हैं। जैसे शुगरकेन एथेनॉल है, उसमें जो EROEI है, वो अराउंड 2 टू 4 है। इट मीन्स अगर हम 1 यूनिट खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें रिटर्न में 2 टू 4 यूनिट मिलती है। उसी के साथ-साथ जो ग्रेन बेस्ड एथेनॉल है, अगर हम इसकी बात करें, तो इसका EROEI कितना है? ये कम है, ये अराउंड 1.2 टू 2 ही है। तो इट मीन्स अगर हम 1 यूनिट खर्च करते हैं, तो हमें सिर्फ 1.2 या फिर 2 यूनिट के बराबर मिलता है। तो जो शुगरकेन एथेनॉल है, ये थोड़ा-सा बेनिफिटेड देखा जा सकता है क्योंकि अगर हम 1 यूनिट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें अराउंड 4 यूनिट तक मिल सकता है। तो ये थोड़ा-सा बेनिफिटेड देखा जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो एनर्जी डेंसिटी है, जितना हम एनर्जी लगा रहे हैं, हम जितना 1 मान लीजिए 1 लीटर फ्यूल अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो उससे हमें एनर्जी कितनी मिल रही है? कितनी माइलेज हमें मिल रही है? ये हम कह सकते हैं। अगर हम प्योर पेट्रोल की बात करें, तो उसके 1 लीटर में हमें अराउंड 32 मेगा जूल्स जो है मिलती है। बट अगर हम एथेनॉल के 1 लीटर की बात करें, तो हमें 21 मेगा जूल्स ही मिलती है। क्या हमें ये फैक्ट्स याद रखना है? नहीं, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि प्योर पेट्रोल और प्योर एथेनॉल में जो कितना फ़र्क है, किस तरीके की जो है माइलेज देते हैं। अब इन सारे ये तो हमें कुछ बेनिफिट्स पता चले, इसका हमें प्रोसेस पता चला कि ये किस तरीके से होता है, हम कैसे-कैसे यूज़ करते हैं। बट आर्टिकल इज़ अबाउट कि हमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? एथेनॉल ब्लेंडिंग से प्रॉब्लम क्या-क्या देखी जा रही है या फिर क्या-क्या इश्यूज़ है? इश्यूज की अगर हम बात करें तो PACP एंड नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से हाई वाटर फुटप्रिंट जो है देखा जा रहा है। जो पानी का कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा हाई है एथेनॉल ब्लेंडिंग में अगर हम बात करें तो सपोज कि एक सीजन में शुगर केन अगर हम उगाते हैं तो हमें अराउंड 1500 से 2500 तक का वाटर लगता है। बट अगर हम 1 लीटर शुगर केन एथेनॉल बनाएंगे तो उसमें अराउंड 2000 से लेकर 3500 तक का वाटर लगेगा या फिर वाटर जो है वो खर्च होगा। अब प्रॉब्लम वाटर की प्रॉब्लम तो है क्योंकि इतना ज्यादा वाटर जो है कंजम्पशन जो है बढ़ चुका है। वाटर का कंजम्पशन इतना सारा हो रहा है क्योंकि शुगर केन वैसे ही उसे उगाने में बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। बट प्रॉब्लम इज कि जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका जैसे स्टेट्स है जहाँ पे शुगर केन की जो क्रॉप है वो ज्यादा देखी जाती है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो ग्राउंड वाटर लेवल है क्योंकि डिपेंडेंट है, ग्राउंड वाटर लेवल भी जो है कम होता हुआ दिखाई जा रहा है। तो अगर हम इतना ज्यादा कंजम्पशन करेंगे एथेनॉल बनाने के लिए, क्योंकि शुगर केन चाहिए, शुगर केन बनाने के लिए जो स्टेट्स है वहां पे ऑलरेडी वाटर ग्राउंड वाटर लेवल जो है बहुत कम है, बारिश जो है मॉनसून जो है वो बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं देखा जाता, शुगर केन को वैसे ही ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, तो इससे जो वाटर कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या फिर वाटर जो है हम कह सकते हैं ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ज्यादा लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकंड हम कह सकते हैं, सेकंड इश्यू इसके साथ ये है कि मान लीजिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सब्सिडाइज है एंड जो यूरिया है, फर्टिलाइजर है, वो भी सब्सिडाइज है। अब इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, इससे जो अपेरेंट कॉस्ट है, जो ओवरऑल कॉस्ट है वो तो हमें दिखाई कम दे रही है कि एथेनॉल बनाने में उतना पैसा नहीं लगा, बट जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। इन्वायरमेंटल कॉस्ट बहुत ज्यादा क्यों है, क्योंकि वाटर इतना ज्यादा यूज हो रहा है।
हम एथेनॉल ब्लेंडिंग में जो है फूड ग्रेन्स को भी यूज़ कर रहे हैं, शुगर केन जैसी क्रॉप्स को भी यूज़ कर रहे हैं। तो इससे वाटर जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और उन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा हो रहा है जहाँ पे वाटर क्राइसिस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो कॉस्ट कम दिखाई देगी बट इसका एनवायरमेंटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और वाटर स्पेसिफिकली वाटर टेबल जो है वो इसके वजह से बहुत ज़्यादा कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ एनवायरमेंटल कॉस्ट थे। अगर हम देखें जो व्हीकल की कंपैटिबिलिटी है, जो व्हीकल्स की कंपैटिबिलिटी है वो भी कम होते हुए दिखाई दी है या फिर वो डिग्रेड होते हुए उसका डिग्रेडेशन जो है व्हीकल्स का वो भी दिखाई दिया है। अब क्योंकि जो एथेनॉल है वो जल्दी मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है हवा से बहुत इजीली ऑब्जर्व जो है कर लेता है एथेनॉल ऑब्जर्व मॉइस्चर वेरी इजीली। तो इससे क्या हो रहा है जो व्हीकल्स है मान लीजिए इंजन डैमेज हो रहा है, मेटल पार्ट्स जो है वो डैमेज हो रहे हैं और रबर सील्स रस्टिंग ये सारी प्रॉब्लम्स जो है व्हीकल्स में देखी जा रही है। व्हीकल्स की कंपैटिबिलिटी जो है वो कम होती हुई जा रही है। जैसे हम देखते हैं हमें E20 जब से आया है तो अराउंड अप्रैल 2025 से तो ऐसा बोल दिया गया है कि जितने भी व्हीकल्स बनाए जाएंगे वो E20 कंपैटिबल ही होंगे या उस तरीके की जो हमें व्हीकल्स है वो बनाने हैं। बट प्री अप्रैल से पहले भी तो व्हीकल्स थे, उन व्हीकल्स का क्या होगा? वो क्योंकि E20 के लिए डिजाइन नहीं है। E20 तो हम कह सकते हैं कि 2025 में सक्सेसफुली देखा हमने E20 ब्लेंडिंग हो रही है बट प्री अप्रैल से E20 जैसी कोई व्हीकल नहीं थी, ऐसी कोई व्हीकल डिजाइन नहीं हुई थी जो E20 जो ये ब्लेंडिंग है उसे सस्टेन कर पाए। तो यहाँ इन व्हीकल्स में जो है प्रॉब्लम होती हुई दिखाई देगी। दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड हम एनवायरमेंट से रिलेटेड अगर हम इसे देखें तो कार्बन रियलिटी को हम देखेंगे। तो हमने E20 की ब्लेंडिंग क्यों स्टार्ट की ताकि हम अपना कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम कर सके। अब इससे क्या प्रॉब्लम होगी हमें देखना है कि टोटल एमिशन कितना हो रहा है। हम ये तो देख रहे हैं अगर हम पेट्रोल और एथेनॉल की बात करें तो एथेनॉल अगर जलेगा तो इससे कम क्लियर हवा जो है या क्लियरली बर्न होगा कंपेयर टू पेट्रोल। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है टोटल एमिशन हमें देखना पड़ेगा एवरी स्टेप पे। हमें टोटल एमिशन काउंट करने हैं एवरी स्टेप पे। इट मींस कि क्रॉप के फार्मिंग से लेके बर्निंग ऑफ एथेनॉल इन सारे स्टेज पे हमें देखना है कि क्या ये टोटल एमिशन काउंट कितना हो रहा है। सपोज करिए हम क्रॉप को फार्म सपोज करिए कि हम एक क्रॉप को जो है ग्रो कर रहे हैं। अब उसको पानी देने के लिए डीजल पंप का यूज हो रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज हो रहा है। तो इसका जो ग्रीन बेनिफिट है एथेनॉल का जो हमें ग्रीन बेनिफिट मिलना चाहिए वो कम हो गया है या कम हो सकता है क्योंकि हम ओवरऑल नहीं देख रहे टोटल एमिशन काउंट हम नहीं काउंट करें एवरी स्टेप पे। इसलिए हमें लग रहा है कि ये कार्बन कॉस्ट जो है वो कम करते हुए दिखाई देगा। ये बिल्कुल ठीक बात है कि एथेनॉल जब बर्न होता है वो क्लियर बर्न होता है अगर हम कंपेयर करें पेट्रोल से। बट ओवरऑल ग्रीन बेनिफिट कितना हो रहा है ये देखना भी जो है इंपॉर्टेंट है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? फर्स्ट हम ये कर सकते हैं कि हम फूड क्रॉप को यूज करने की जगह जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसे यूज करें। जैसे स्टबल हो गया, पराली हो गई, हम उसे यूज करें ना कि हम फूड क्रॉप्स को जो है शुगर केन हो गया या फिर फूड ग्रेन्स हो गया, ग्रेन्स हो गए, उन सबको यूज करने से अच्छा है हम ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करें कि एग्रीकल्चरल जो वेस्ट है वो यूज हो। देन हम क्या कर सकते हैं जो सब्सिडीज है उसमें रिफॉर्म लेके आए। कैसे रिफॉर्म लेके आए देखिए, क्योंकि जो फार्मर है उन्हें पता है कि शुगर केन अगर हम यूज करेंगे फिर E20 में वो यूज हो जाएगा, शुगर केन एथेनॉल जो है वो यूज होगा।
तो क्योंकि सब्सिडीज जो है इलेक्ट्रिसिटी पे मिली है, सब्सिडीज जो है फर्टिलाइजर यूरिया पे मिली है, तो वो इस तरीके से यूज करते हैं। बट अगर हम सब्सिडीज को इलेक्ट्रिसिटी या फिर फर्टिलाइजर पे ना देके डायरेक्ट मनी ट्रांसफर करें, तो फिर हो सकता है कि वो पानी का कंजम्पशन जो है वो कम होता हुआ दिखाई दे। तो सब्सिडी जो है हम डायरेक्ट मनी ट्रांसफर के थ्रू भी दे सकते हैं। सब्सिडीज में कुछ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से इथेनॉल हमने देखा। इथेनॉल अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम थोड़ा इसे रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने कॉन्टेक्स्ट देखा कि एथेनॉल की ब्लेंडिंग में क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या इकोनॉमिकल बेनिफिट्स है। देन हम इसका ERO EI भी याद रखेंगे। नंबर वाइज याद नहीं रखना, बट हमें देखना है ठीक है कि शुगर केन एथेनॉल और ग्रेन बेस्ड एथेनॉल में दोनों में क्या डिफरेंस देखा जा रहा है। फिर ये जो एथेनॉल है वो माइलेज कितना देता है, इसके साथ क्या क्या इशू है। स्पेसिफिकली अगर हम ऑथर की बात भी करें तो ऑथर भी जो वाटर से रिलेटेड क्राइसिस है उसकी बात कर रहे हैं। देन सब्सिडीज क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पे मिल रही है, फर्टिलाइजर पे मिल रही है, तो हम इन्वायरमेंटल कॉस्ट भूल जाते हैं क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट जो है कम आती हुई दिखती है। देन व्हीकल की कंपैटिबिलिटी कितनी है, डिग्रेडेशन हो रहा है व्हीकल्स का भी, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। 2025 के बाद तो हमने जो व्हीकल्स है उन्हें कंपैटिबल बनाने की बात की है, बट उससे पहले प्री जो अप्रैल से 2025 से पहले के जो व्हीकल है उनके साथ क्या करना है, किस तरीके से E20 उसमें यूज होगा, उन व्हीकल्स में कैसे यूज होगा, और कार्बन रियलिटी जो है वो भी हमें याद रखनी है कि क्या ओवरऑल कॉस्ट हमें ग्रीन बेनिफिट दे रहा है या फिर हमारा ग्रीन बेनिफिट कम करते हुए जा रहा है। ये चीजें जो है याद रखेंगे। एथेनॉल ब्लेंडिंग का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल इज हैंडलूम वेइंग इंडियाज हेरिटेज इनटू ग्लोबल ग्रोथ। जैसे जो आज की डेट है 7 अगस्त, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस दिन हम नेशनल हैंडलूम डे जो है मनाते हैं। नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड ऑन 7 अगस्त। अगर हम इसका हिस्टोरिकल कनेक्शन देखें, इस डे का हिस्टोरिकल कनेक्शन, तो 1905 के स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड है। तो 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ था, जिसमें जो फॉरेन क्लोथ्स है बॉयकॉट किया था। तो इसलिए हम 7 अगस्त जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट डेट है नेशनली, क्योंकि कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल कनेक्शन भी है स्वदेशी मूवमेंट से। और इस डे में जो हम इंडिया का जो हैंडलूम है उसे किस तरीके से प्रोग्रेस की तरफ लेके जा सके, ये भी हम याद रखते हैं। तो ये 2015 से जो है नेशनल हैंडलूम डे जो है मनाया जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, देखिए इसका सोशल सिग्निफिकेंस क्या है। इसका सोशल सिग्निफिकेंस ये है कि एग्रीकल्चर के बाद जो इंडिया का सबसे बड़ा लाइवलीहुड सेक्टर है, इसमें अराउंड 35 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें अराउंड 72% जो वर्कर्स है वो विमेन है। तो ये विमेन लेड डेवलपमेंट भी हम कह सकते हैं, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है विमेन लेड डेवलपमेंट के लिए। और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे, यूपीएससी विमेन लेड डेवलपमेंट से, विमेन से रिलेटेड काफी क्वेश्चन जो है पूछता है। इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है पूछे हुए देखे गए हैं। अगर हम हेरिटेज की बात करें या इंडियन ब्रांड की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर बंगाल की मसलिन क्लोथ तक, मसलिन, देन बनारसी सिल्क साड़ी, देन कांचीपुरम, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद भी रखेंगे नाम इनके। कांचीपुरम एंड पोचमपल्ली,
इकत ये सारे सिर्फ एक क्राफ्ट नहीं है। ये सारे क्लोथ सिर्फ एक क्राफ्ट नहीं है। हम कह सकते हैं इंडिया की सॉफ्ट पावर को एनहांस करेगा एंड जो ब्रांड इंडिया है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है बनता हुआ दिखाई देगा। देन जो हम अब हैंडलूम 4.0 की बात करें, हैंडलूम 4.4 में हम क्या कर रहे हैं, हम टेक्निकल इंटीग्रेशन दिखा रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हैंडलूम 4.0 में हम एआई एंड विजन एनएक्सटी के साथ मिलके जो है डिजिटल टूल्स का यूज करके डिजिटल टूल को एक टूल बना डिजिटल टूल यूज करके रिप्लेस करेंगे। देन हम हैंडलूम 4.0 की बात करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, टेक्निकल तरीके से टेक्निकल इंटीग्रेशन दिखाएंगे हैंडलूम 4.4 में। इसमें हम एआई एंड विजन विजन एनएक्सटी का यूज करेंगे, ऐसे डिजिटल टूल का यूज करेंगे जिससे हम जो हैंडलूम के वर्कर्स हैं उन्हें रिप्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि हम डिजिटली सारी चीजें करें, इन्हें एम्पावर करेंगे। हम रिप्लेस नहीं करेंगे, इन लोगों को एम्पावर करेंगे। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें एक, तो असम के माइना लूम के जो वर्कर्स है, क्योंकि हैंडलूम हाथ से काम करने में बहुत ज्यादा फिजिकल मेहनत लगती है, तो हम फिजिकल मेहनत को कम करेंगे और टेक्नोलॉजी का यूज करके, एआई का यूज करके जो फिजिकल मेहनत है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। और इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इंडिया के वर्कर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देन विजन फॉर विकसित भारत 2047 का भी एक ये इंपॉर्टेंट गोल बनेगा। विकसित भारत 2047 के जो हमारे गोल्स है, इन्हीं टेक्नोलॉजी के थ्रू जब हम अपने वर्कर्स को जो हैंडलूम में इन्वॉल्व है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, उन सबको हमें साथ देना है, अपनी हेरिटेज को संभाल के रखना है, इनोवेशंस जो है लेके आएंगे, इनोवेशन के थ्रू, और अपने हेरिटेज को संभाल के रखेंगे, अपने हेरिटेज पे काम करेंगे, और जो वर्कर्स है, जो वेइंग वर्कर्स है, उनकी जो पे है उन्हें बढ़ाएंगे। तो आज ये डे इंपॉर्टेंट था, हैंडलूम डे था, इससे ऑलरेडी यूपीएससी जो है क्वेश्चन पूछ चुका है। आज ये डे भी सेलिब्रेट हो रहा है, तो इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है या फिर इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स है वो भी हम याद रखेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू ज्ञान में मानसा यूट्यूब चैनल।